नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं अपनी जो सब्जेक्ट चल रही थी रबी क्रॉप्स एग्रोनॉमी, तो उस सब्जेक्ट के नेक्स्ट टॉपिक की अपन चर्चा करेंगे। और पिछली क्लास में अपन ने किसके बारे में पढ़ा बेटा? व्हीट या गेहूं के बारे में कंप्लीट पढ़ लिया। और आज की क्लास में अपन किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? जौ के बारे में या बार्ले के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और इसके साथ में ही मैंने आप सभी को कहा था कि इन जो क्रॉप्स है, जो भी इस सब्जेक्ट में अपन क्रॉप्स करवा रहे हैं, इन क्रॉप्स में आपको ज्यादा लोड लेने वाली जरूरत नहीं है कि आप जैसे व्हीट है इसमें सारी चीजें आपको रटनी पड़े। सारी चीजें नहीं रटनी है। मैंने कहा था कि कंपटीशन लेवल पर और जो डाटा वाले क्वेश्चन है कि ये याद करने हैं, ठीक है, वो तो आपको क्या करने हैं, अच्छे से याद करने हैं। और बाकी का जो है जैसे कि बीएससी एग्रीकल्चर में आपको लिखना है, तो वो लिखने वाला फॉर्मेट में आपको कंप्लीट बता दूंगा, उसके तहत आप लिख सकते हो। ठीक है, तो आज की क्रॉप अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? आज अपन जौ के बारे में पढ़ेंगे। वैसे गेहूं और जौ में ज्यादा खास फर्क नहीं होता है, और इनमें काफी कीट, इंसेक्ट और इसके साथ में डिजीज काफी क्या रहते हैं, सिमिलर रहते हैं। लगभग इनमें क्या और रहते हैं, सिमिलर रहते हैं, बार्ले और इसके साथ में ही व्हीट में। अब देखो, बार्ले का जो बॉटनिकल नेम है वो क्या होता है? होडियम वल्गेर। क्या होता है बेटा? होडियम वल्गेर होता है। ठीक है, इसके बारे में अपने को पढ़ना है, होडियम वल्गेर के बारे में, कि होडियम वल्गेर क्या है। और मेरे हिसाब से आप सभी को पिछले सेमेस्टर में भी अपने क्रॉप्स थी, तो क्रॉप्स में ज्यादातर आप जब एग्जाम में लिखने गए होंगे तो उस टाइम आपके ज्यादातर डाटाज ही काम आ रहे होंगे। और मैंने पिछली क्लास में भी कहा था कि अपने जो ये क्रॉप्स चल रही है, इन क्रॉप्स को अपन कंपटीशन लेवल से भी आपको लिखवा रहे हैं, तो उस टाइप से आपको साथ के साथ में क्या बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं। और कुछ भी डाउट आता है तो आपको कॉन्टेक्ट नंबर दिए हुए होते हैं, उन नंबरों पर आप क्या कर सकते हो बेटा? कांटेक्ट कर सकते हो। इसी के रिगार्डिंग अपन किसकी बात करेंगे? आज बार्ले की बात करेंगे। बार्ले का बॉटनिकल नेम बताओ सभी साथी। बहुत सारी चीजें हैं कि बिना देखे भी आपको याद है प्रेजेंट टाइम में भी। तो जो अपने बार्ले है, बार्ले का बॉटनिकल नेम क्या होता है? होडियम वल्गेर होता है। अब कि सर ये होडियम वल्गेर के नीचे अंडरलाइन क्यों कर दी बेटा? अंडरलाइन के बिना ये बॉटनिकल नेम गलत माना जाता है। ठीक है, मैंने शुरुआत में ही बता दी थी आपको, गेहूं वाली फसल में ही बता दी थी कि अगर आप किसी का भी बॉटनिकल नेम लिख रहे हो, किसी का भी बॉटनिकल नेम लिख रहे हो, तो उसके अंडरलाइन आपको या तो तिरछे वर्ड जो कि अपन लिख नहीं सकते, तो अपने को क्या करना होता है? अंडरलाइन करना होता है। क्या करना होता है बेटा? अंडरलाइन करना होता है। इसके बाद में देखो, इसकी फैमिली या कुल क्या है अपने बार्ले का? बार्ले एक क्या है? खाद्यान्न फसल है, सीरियल क्रॉप है। क्या है बेटा? सीरियल क्रॉप है। अब सीरियल क्रॉप है तो ये कौन से कुल में आएगी? पोएसी या ग्रेमिनी। पोएसी या ग्रेमिनी कुल में आएगी। कौन से में आएगी बेटा? पोएसी या ग्रेमिनी कुल में आएगी। देखो, इसकी फैमिली क्या है? पोएसी या ग्रेमिनी है। बॉटनिकल नेम क्या है? होडियम वल्गेर है। और इसके साथ में इसका ओरिजिन प्लेस अलग अलग होता है। जैसे कि एक 6 रो वाला बार्ले होता है, एक 2 रो वाला होता है, मतलब अलग अलग बार्ले होते हैं, अलग अलग जो होते हैं उसी के हिसाब से अलग अलग है। मेनली इथोपिया या एब्सिनिया माना जाता है। मेनली क्या माना जाता है? इथोपिया और क्या माना जाता है? एब्सिनिया माना जाता है। तो कहीं पर भी आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा कि इसका जो बॉटनिकल जो ओरिजिन प्लेस है वो क्या होता है? इथोपिया होता है। क्या होता है बेटा? जो का ओरिजिन प्लेस का होता है इथोपिया होता है। इसके साथ में ही साउथ ईस्ट एशिया, अगर ये नहीं दिया हुआ और ये दिया हुआ हो तो साउथ ईस्ट एशिया आपको लगाना है, तिब्बत, नेपाल, चाइना आ जाएगा जिसमें। अब देखो, इसमें मेनली आपको इथोपिया को इंपॉर्टेंट लगाना है। ठीक है, अब इसके बाद में अपन बात करें कि जो है बार्ले है, बार्ले में जो प्रोटीन है, प्रोटीन कितना प्रतिशत पाया जाता है, कितना परसेंटेज पाया जाता है? तो जौ में जो प्रोटीन की मात्रा है, जौ में जो प्रोटीन की मात्रा है वो कितनी पाई जाती है बेटा?
11.5% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 11.5% प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट पूछ ले तो 74% होता है, और गुणसूत्र पूछ ले, क्रोमोसोम नंबर पूछ ले तो 2n/14 आते हैं। कितने आते हैं बेटा? 14। तो ये याद रखना कि अगर आपसे पूछ ले क्या प्रोटीन परसेंटेज, तो वो 11.5% आ जाएगा। और इसके साथ में ही अगर आपको पूछ ले कार्बोहाइड्रेट तो 74 आ जाएगा। और इसके साथ में ही अपन बात करें इसमें क्रोमोसोम नंबर, तो 2n बराबर कितने होंगे? 14 होंगे। इसके साथ में ही इसमें जो अपन फल के प्रकार किस नाम से जानते हैं, जैसे कि गेहूं था, गेहूं में फल का प्रकार क्या था? कैरियोप्सिस। क्या था बेटा? कैरियोप्सिस। तो इसमें भी फल का प्रकार क्या आ जाएगा? कैरियोप्सिस आ जाएगा। इसके बाद में अपने आता है इसका टेस्ट वेट। टेस्ट वेट तो कितना होता है? पिछली क्लास में भी बताया था, याद रखना, बार बार रिवीजन होना चाहिए इन चीजों का। टेस्ट वेट कितने बीजों का भार होता है? 1000 बीजों का भार होता है। और सीड इंडेक्स की बात करें तो कि सर सीड इंडेक्स की बात करें तो 100 बीजों का भार होता है। कितने बीजों का भार होता है बेटा? 100 बीजों का भार क्या कहलाता है? सीड इंडेक्स कहलाता है। टेस्ट वेट 40 से 42 ग्राम होता है, 1000 बीजों का होता है। कितने बीजों का भार होता है? 1000 बीजों का भार क्या कहलाता है? कि सर टेस्ट वेट कहलाता है। क्या कहलाता है? टेस्ट वेट कहलाता है। ठीक है, तो अपन बात करें कि छोटे बीजों का क्या निकाला जाता है? छोटे बीजों का टेस्ट वेट निकाला जाता है। और बड़े बीजों का क्या निकाला जाता है? बड़े बीजों का सीड इंडेक्स निकाला जाता है। जैसे कि चने में 100 बीज लिए जाते हैं, सीड इंडेक्स निकाला जाता है। इसके साथ में टेस्ट वेट, जैसे कि अपने जो है बारले है, बारले में क्या निकाला जाता है बेटा? टेस्ट वेट निकाला जाता है, 40 से 42 ग्राम होता है। कितना होता है? 40 से 42 ग्राम होता है। 40 to 40% होता है, सॉरी ग्राम होता है। ठीक है, इसके साथ में ही अपन बात करें इसका इनफ्लोरेसेंस पूछ ले तो स्पाइक क्या आ जाएगा बेटा? स्पाइक या ईयर। स्पाइक या ईयर। ईयर का मतलब क्या होता है जानते हो क्या? बाली। क्या होता है बेटा? बाली। इसमें जौ में क्या पाई जाती है? बालियां। गेहूं में भी बालियां पाई जाती है। तो इसी प्रकार से इनफ्लोरेसेंस क्या आ जाएगा? स्पाइक आ जाएगा, मतलब ईयर। ठीक है, तो ये अपने इनफ्लोरेसेंस आ जाता है। तो ये अपना जनरल इंट्रोडक्शन रिपीट करना दोबारा से कि बॉटनिकल नेम क्या होता है? होर्डियम वल्गेर, नीचे अंडरलाइन करनी होती है। और इसके साथ में फैमिली क्या है कि सर फैमिली है अपने पोएसी या क्या आ जाएगी? ग्रेमेनी। सीरियल क्रॉप है। इसके साथ में इसमें प्रोटीन कितनी पाई जाती है? 11.5%। इसके साथ में कार्बोहाइड्रेट कितना पाया जाता है? 74। इसका ओरिजिन प्लेस क्या है? इथोपिया माना जाता है। एब्सिनिया भी आ सकता है, साउथ ईस्ट एशिया भी आ सकता है, तिब्बत, नेपाल और चाइना। ठीक है, तो ये आपको कहीं ना कहीं याद होना चाहिए। और मेनली अगर पूछे तो इंपॉर्टेंट क्या होगा? इथोपिया होगा, फिर एब्सिनिया, फिर साउथ ईस्ट एशिया, और ये अलग अलग होता है, वो आगे की ओर में बताऊंगा। इसके बाद में कार्बोहाइड्रेट परसेंटेज 74% होता है। और 2n बराबर कितना होता है? 14 होता है। इसके साथ में ही अपन ने बात की थी इनफ्लोरेसेंस क्या होता है? स्पाइक या ईयर होता है। 2n बराबर बात कर ली। इसके साथ में इसका जो फ्रूट टाइप है वो क्या होता है? कैरियोप्सिस होता है। मेरे हिसाब से और कुछ भी नहीं बचा है, सारी चीजें अपन ने चर्चा कर ली। तो बेटा क्लास के साथ में याद हुई कि नहीं हुई ये चीजें? टेस्ट वेट 40 से 42 ग्राम और पर 100 ग्रेन का होता है ये। ठीक है, तो ये आपका क्या होता है बेटा? जनरल इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अब बात करते हैं आगे की ओर, इंट्रोडक्शन की ओर बात करते हैं। जैसे जौ की फसल है, बारले की फसल है बेटा, अगर जहां पर गेहूं की फसल नहीं हो रही है ना, जहां पर गेहूं की फसल नहीं हो रही है वहां पर जौ की फसल हो जाती है। वहां पर जौ की फसल हो जाती है, मतलब जहां पर बारले जो विहिट नहीं हो रहा है वहां पर बारले पॉसिबल होता है। ज्यादातर अपन बात करें मोस्टली जैसे अपने सैलाइन सॉइल्स है, ऐसी सॉइल्स जिनमें अपने विहिट पॉसिबल नहीं है, तो वहां पर क्या हो जाता है? वहां पर बारले हो जाता है। वहां पर कौन सा हो जाता है बेटा? बारले हो जाता है। तो देखो, जो क्षेत्रफल और उत्पादन के हिसाब से चावल, गेहूं, मक्का, जो क्षेत्रफल मतलब एरिया और प्रोडक्शन, एरिया, प्रोडक्शन, प्रोडक्टिविटी, तीनों चीजें अलग अलग होती है। समझ लेना क्या क्या होती है। देखो सबसे पहले एरिया,
फिर आता है अपने प्रोडक्शन, और फिर आता है अपने प्रोडक्टिविटी। क्या आता है बेटा? प्रोडक्टिविटी आता है। प्रोडक्टिविटी का मतलब हिंदी में क्या कहते हैं? उत्पादकता। इसको क्या कहते हैं? उत्पादन। इसको क्या कहते हैं? क्षेत्रफल। ठीक है, जैसे ये अपना राजस्थान है, ठीक है, इस राजस्थान में यहां पर अपन इतने एरिया में क्या उगा रहे हैं? व्हीट उगा रहे हैं। तो भाई साहब ये क्या हो जाएगा? ये व्हीट का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब इसमें टोटल कितना हो रहा है? टोटल जैसे 5000 क्विंटल गेहूं का उत्पादन हो रहा है। एग्जाम्पल समझो, 5000 क्विंटल इसमें गेहूं का उत्पादन हो रहा है। ठीक है, तो टोटल जो अपने को उपज मिल रही है उसको अपन क्या बोलेंगे? प्रोडक्शन। इसमें प्रति हेक्टेयर 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिल रही है, 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर मिल रही है। तो जो प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है दैट इज प्रोडक्टिविटी, दैट इज प्रोडक्टिविटी। उसको अपन क्या बोलेंगे बेटा? प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। तो तीनों में अंतर समझ में आया? टोटल एरिया, क्षेत्रफल, इसके साथ में प्रोडक्शन, टोटल यहाँ की जो उपज है वो प्रोडक्शन। प्रोडक्टिविटी प्रति हेक्टेयर, पर हेक्टेयर जो अपन ले रहे हैं दैट इज प्रोडक्टिविटी। क्या आ जाएगा बेटा? प्रोडक्टिविटी आ जाएगा। तो क्लियर है तीनों में अंतर? एरिया, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी। अब अपन चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, ये सारी छोटी छोटी चीजें क्लियर होनी चाहिए बेटा। अब इसके बाद में अपन ने बात की कि जो बार्ली है, बार्ली प्रोडक्शन और एरिया के बेस पर गेहूं, जो गेहूं के जो तो ये आ ही गया अपने, गेहूं और चावल, और इसके साथ में ही मक्का के बाद में चौथा स्थान रखता है। एरिया और प्रोडक्शन के हिसाब से चावल, गेहूं और मक्का के बाद में कौन सा स्थान रखता है? चौथा स्थान रखता है। कौन सा रखता है? चौथा स्थान रखता है। तो ये याद रखना। इसके बाद में यह अपनी हार्डी नेचर के कारण भारत में गेहूं की तुलना में अधिक उपयुक्त फसल है। मतलब जैसे कि भारत में अपन बात करें, विविध जलवायु अलग अलग प्रकार की है, डाइवर्स क्लाइमेट है। अब उसमें गेहूं तो नहीं हो पाता है कई बार, ठीक है, तो ये क्या करता है? हार्डी नेचर, मतलब ये सहन करने वाला होता है। ठीक है, ये चाहे सैलाइन सोइल हो, कैसी भी हो, उसको सहन कर लेता है। मतलब इसलिए ये गेहूं की कंपेयर में अधिक उपयुक्त फसल है। इसके बाद में आती है, यह सूखा को सहन कर लेती है, लवणीयता को, सारीयता को क्या कर लेता है बेटा? सहन कर लेता है। ये पहाड़ियों में भी, सिंचित में भी, असिंचित सभी एरियाज में इसको क्या कर सकते हैं? ग्रो कर सकते हैं। तो यहां से अपने को देखने को मिल रहा है कि ड्रॉट, इसके साथ में सैलाइन, सैलिनिटी, एल्किनिटी, इन सभी एरियाज में इनको क्या कर सकते हैं? अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, अब जो साथी इंग्लिश मीडियम से है उनको एक ही चीज कहना चाहूंगा कि मैं समझा रहा हूं आपको किसमें, जो हिंदी लैंग्वेज में, और इसके साथ में ही आपके यहाँ पर कौन से हैं, यहाँ पर इंग्लिश के नोट्स हैं, उनको आप अच्छे से पढ़ सकते हो, अच्छे से रीडिंग लगा सकते हो। कॉन्सेप्ट तो क्लियर, समझना तो किस में पड़ेगा बेटा? समझना तो हिंदी में ही पड़ेगा। ठीक है, अपन जो भी चीजें एक्सप्लेन करते हैं तो वो अपने, ऐसे तो है नहीं कि कोई अपन अंग्रेजी है बचपन से ही, ऐसा तो है नहीं, क्योंकि अपने को भी अपन एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों से अपने को हिंदी में बात करनी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं अपने को सारी चीजें एक्सप्लेनेशन किस में होना चाहिए? हिंदी में होना चाहिए। ठीक है, और फिर भी कोई दिक्कत आती है तो मेरे को आप बता देना। और यहाँ पर सारी चीजें इंग्लिश में भी लिख रखी है और हिंदी में भी लिख रखी है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि ये जो अपने गेहूं है, जहां पर गेहूं नहीं उग पाता है, जहां पर गेहूं की खेती पॉसिबल नहीं है, वहां पर जौ को क्या दी जाती है? प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि ये एल्किनिटी को, सैलिनिटी को, ड्रॉट को, ऐसी कंडीशन को क्या कर लेता है? ये सहन कर लेता है। ठीक है, अब इसके बाद में अपन बात करते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बार्ले। किसका देखना है? इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखना है बार्ले का। तो बेटा जो अपन ने बात की थी ना, तिब्बत, चीन, नेपाल, इनमें क्या होता है बेटा? इनकी ये मुख्य खाद्य फसल है। तिब्बत, नेपाल, भूटान में क्या है? मुख्य स्टेपल फूड है। क्या है बेटा? स्टेपल फूड है।
ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये कहाँ का स्टेपल फूड है, तिब्बत, नेपाल और भूटान का। और यूरोप में इसको नाश्ते के रूप में प्रयोग करते हैं, और गेहूं या चने के आटे के साथ में मिलाकर चपाती बनाने में क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। बेटा आपने सुना होगा चने का, मक्के का और इसके साथ में गेहूं का और जौ का, इन सभी का आटा मिक्स करके रोटी बनाने में, चपाती बनाने में भी क्या लेते हैं, इसको यूज लेते हैं। माल्ट, बियर, विस्की और इसके साथ में औद्योगिक शराब, सिरका बनाने के लिए यूज में लेते हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि अगर गर्मियों में जौ की राबड़ी, सुना है कि जो कि अपन राबड़ी बनाते हैं, जो से जो अपन प्रिपेयर करते हैं भोजन, उसको अपन जैसे ही अपन पीकर सोते हैं तो अच्छे से नींद आती है। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं किसके संकेत है बेटा, वो विस्की, बियर, और क्योंकि ये इसी से बनते हैं। ठीक है, तो ये इसका यूज इसलिए भी लिया जाता है, माल्ट में, बियर में, विस्की में, इंडस्ट्रियल अल्कोहल में और विनेगर में। ठीक है, इसके साथ में ही सूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसके साथ में मवेशी व घोड़ों को चारे के रूप में इसका यूज लिया जाता है। ठीक है, चारे का, और इसके साथ में ही जो डाइट है, डाइट में भी दिया जाता है। ठीक है, दिया जाता है, आहार में भी दिया जाता है, उसको दाना भी दिया जाता है और चारा भी दिया जाता है। इसके बाद में बात करते हैं, बिस्कुट बनाने में भी किसका यूज किया जाता है, जौ का यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें औषधीय गुण भी होते हैं। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। अब इनमें न्यूट्रिशनल वैल्यू देखो कि इसमें क्या क्या पोषण पाया जाता है, जौ में क्या क्या पोषण पाया जाता है। तो सबसे पहले अपन ने बात की थी कि 11.5% क्या पाया जाता है, प्रोटीन 74% क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट 1.3% क्या पाई जाती है, फेट। फेट सर्वाधिक पूछ ले तो फेट सर्वाधिक किसमें पाई जाती है, पर्ल मिलेट में, जो कि अपन पिछले सेमेस्टर में पढ़ लिए। पर्ल मिलेट में सर्वाधिक फैट पाई जाती है और कितनी, 5.2% के लगभग होती है। इसके साथ में ही क्रूड फाइबर 3.9% पाया जाता है, अस कितना पाया जाता है, 1.5% पाया जाता है। तो ये आपको न्यूट्रिशनल वैल्यू याद रखनी है किसकी, बार्ले की। इसके बाद में अपन ने बात की थी जो ओरिजिन प्लेस की, तो ओरिजिन प्लेस एब्सिनिया या जो इथोपिया है वो भूसी वाले और बालियों वाले जो है उनका केंद्र माना जाता है। और दक्षिणी पूर्वी एशिया, चीन, तिब्बत, नेपाल, ये किसको माना जाता है, बिना भूसी वाली या जो 6 रो वाला जो बार्ले है, 6 रो बार्ले हैं, उसको क्या माना जाता है, उसका जो बॉटनिकल नेम तो आपको पता ही है, अभी बात करेंगे क्लासिफिकेशन में। और इसके साथ में इसका ओरिजिन प्लेस क्या माना जाता है बेटा, इसका ओरिजिन प्लेस माना जाता है साउथ ईस्ट एशिया या चीन, तिब्बत, नेपाल। अब इसके बाद में देखो आगे की ओर है क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण। अब इसका जो मैंने कहा ना 6 रो बार्ले और इसके साथ में 2 रो बार्ले, इनका बॉटनिकल नेम अलग अलग होता है। तो अब वो अपने को क्या देखना है बेटा, वर्गीकरण देखना है। क्या देखना है, वर्गीकरण देखना है। तो पंक्तियों की संख्या और उनके विन्यास के आधार पर क्या किया गया है, इनको डिवाइड किया गया है। दाने की पंक्तियों की संख्या और उनके विन्यास के आधार पर, जैसे कि पहला आता है 6 रोड बार्ले, इसके साथ में ही अपने आता है 2 रो बार्ले, इसके साथ में इरेगुलर बार्ले, मतलब पहला आता है 6 पंक्ति वाला बार्ले जिसको होडियम वल्गेर कहते हैं, जिसका बॉटनिकल नेम क्या है, होडियम वल्गेर है। और जिसका ओरिजिन प्लेस क्या है बेटा, उसका ओरिजिन प्लेस है अपने, जैसे कि अपन ने बात की थी साउथ ईस्ट एशिया, चीन, तिब्बत, नेपाल। इसके साथ में ही अपने 2 रो वाला बार्ले आता है होडियम डिस्टिकम, इसके साथ में ही अनियमित बार्ले आता है होडियम इरेगुलर। ठीक है, तो ये अपने क्या है, 3 प्रकार के क्या है, बार्ले हैं बेटा। इसके बाद में आता है जो 6 रो वाला जो बार्ले है, इसको सर्वाधिक उगाया जाता है। सर्वाधिक कौन से को उगाया जाता है, 6 रो बार्ले को, क्योंकि जो का अपन जब भी बार्ले का जब भी अपन बॉटनिकल नेम देखते हैं तो क्या देखते हैं, होडियम वल्गेर। क्या देखते हैं बेटा, होडियम वल्गेर। तो क्या हो जाएगा, होडियम वल्गेर इसका बॉटनिकल नेम हो जाएगा। क्लाइमेट क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्लाइमेट में इसको गेहूं के समान ही क्या चाहिए, क्लाइमेट चाहिए, जिसके बारे में अपन पहले ही बात कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, जो गेहूं में पढ़ा है बस वो काफी है। या क्लाइमेट में आपको अलग से लिखवा दूंगा सीजन के हिसाब से।
ठीक है। इसके बाद में आती है सॉइल रिक्वायरमेंट, बलुई दोमट मृदा अच्छी रहती है और कॉमन इनकी विशेषताएं मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या विशेषताएं, किसी को पर्टिकुलर चाहिए तो पर्टिकुलर वाले को बता दूंगा। इसको क्या चाहिए, बलुई दोमट मृदा चाहिए मेनली, किसको, बारले को। इसके बाद में सीजन का आपको पता है कि कौन सी सीजन, ये कहीं ना कहीं रबी सीजन की क्रॉप है। कौन सी है बेटा, रबी सीजन की क्रॉप है। तो उनमें बुआई का समय गेहूं और जौ में लगभग क्या रहता है, समान रहता है। और अपन बात कर लेंगे आगे, अपन कॉमन पॉइंट्स बात करेंगे उस टाइम भी बात कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद में आती है सीड रेट। सीड रेट जो इरिगेटेड होते हैं, मतलब जहां पर क्या होता है बेटा, जहां पर अपन सिंचाई, मान लो कि सिंचाई देते हैं तो उसमें कितनी लेते हैं, 75 से 80 केजी प्रति हेक्टेयर। रेनफेड में 80 से 100 केजी प्रति हेक्टेयर। सैलाइन सॉइल में 100 केजी प्रति हेक्टेयर, ठीक है। ये क्या लेते हैं, सीड रेट लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा, सीड रेट लेते हैं, बीज दर लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद में अपन बात करते हैं आगे की ओर। आगे अपने आता है, अगर नॉर्मली आपको पूछे कि बारले में कितने लेते हैं, 75 से 100 किलोग्राम लेते हैं। अब इसके बाद में आता है बुआई की गहराई और दूरी, ठीक है। तो 5 सेंटीमीटर डेप्थ किसमें, इरिगेटेड में, और 23 सेंटीमीटर क्या है, रो स्पेसिंग है। और इसमें रेनफेड में 6 से 8 सेंटीमीटर डेप्थ होती है और 23 से 25 सेंटीमीटर रो स्पेसिंग होता है। ये अपने क्या है बेटा, सोइंग डेप्थ और स्पेसिंग है। क्या है, सोइंग डेप्थ और स्पेसिंग है। अब इसके बाद में आता है वेराइटीज। वेराइटीज अलग अलग एरियाज में अलग अलग है, जैसे हिली एरियाज, रेनफेड एरियाज, इरिगेटेड एरियाज और ड्यूअल पर्पज। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, हिली एरियाज में कौन कौन सी वेराइटीज फेमस है। तो हिमानी, डोलमा, कैलाश, ठीक है। ये कहाँ की है, ये कहीं ना कहीं अपने हिली एरियाज में है। इसके बाद में आती है रेनफेड में, जहां पर वर्षा आधारित खेती होती है, रत्ना, विजय, आजाद और अमेरू। इसके साथ में ही अपने आती है सिंचित में, इरिगेटेड में, ज्योति, रणजीत, क्लीपर, करण 18 और करण 19। इसके साथ में ही ड्यूअल पर्पज जो कि रत्ना, और इसके साथ में करण 2, करण 5 और करण 10, ठीक है। ये क्या है, अपने वेराइटीज है। ये अपने क्या है, एरिया के अकॉर्डिंग वेराइटीज है, ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं प्लांट प्रोटेक्शन। प्लांट प्रोटेक्शन में जो जो डिजीज अपने किस में आई थी, जो जो डिजीज अपने गेहूं में आई थी, वो सभी किस में लगेगी, वो सभी अपने बारले में भी लगेगी। जैसे कि लूज स्मट है, एस्टिलेगो न्यूडा के कारण होती है। इसके साथ में ही अपन बात करें कवर्ड स्मट है, जो कि एस्टिलेगो होडाई के द्वारा होती है, ठीक है। इसमें ये वाला याद रखना बस, कवर्ड स्मट भी होता है इसमें, एस्टिलेगो होर्डाई। स्ट्राइप डिजीज आती है, ठीक है। और इसके साथ में स्ट्राइप इतने मोस्ट नहीं है, हाँ ये आपको याद रखना है। रस्ट रोग जो कि पक्सिनिया होर्डाई के द्वारा होता है, ठीक है। इसके साथ में ही मेजर पेस्ट की बात करें तो टर्माइट और आर्मी वर्म, जो कि किस में थे, जो कि अपने व्हीट में थे, वो ही लगभग किस में आने वाले हैं, वो ही बारले में आने वाले हैं। तो यहाँ पर भी आपका क्लियर है। इसके बाद में देखो अपन बात करते हैं बेटा आगे की ओर। आगे अपने आता है इसमें वीड का मैनेजमेंट। वीड मैनेजमेंट जो अपन ने देखा, इरिगेशन का भी किसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, गेहूं के अकॉर्डिंग, और वीड का मैनेजमेंट भी किसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, उसी गेहूं के अकॉर्डिंग आ जाएगा। अब आपको लास्ट देखना है इसकी उपज। उपज कितनी होती है बेटा, इरिगेटेड में तो 30 से 40 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है, और इसके साथ में रेनफेड में कितनी होती है, 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। कितनी होती है, 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। ये आपको क्या याद रखनी है, यील्ड याद रखनी है, उपज याद रखनी है। अगर आप एक क्रॉप गेहूं की क्रॉप पढ़ लेते हो तो उसके बाद में जौ में आपको बारले में इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारी चीजें लगभग इसमें क्या है, सिमिलर है। जो अलग से थी मैंने अच्छे से समझा दी, और जो डाटा है बस वो याद रखना है, ज्यादा चीजें इसमें याद नहीं रखनी है। फिर भी कुछ डाउट है तो कॉन्टेक्ट नंबर है अपने पास में,
ठीक है, इन पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, कुछ भी पूछ सकते हो। अगर आपके डाउट है, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो बिल्कुल आपके कोई इसमें डांट नहीं पड़ने वाली है, कोई आपका चार्ज नहीं लगने वाला है कि सर कोई अलग से पैसे लेंगे, इसका कोई चार्ज नहीं है बेटा। बढ़िया तरीके से एप्लीकेशन पर लाइव क्लासेस लो और बढ़िया तरीके से पढ़ो। कुछ भी डाउट है इन नंबरों पर आप मैसेज करो, नोट्स बनाओ खुद के, और फिर भी नोट्स बनाने के बाद में कुछ डाउट है तो इन नंबरों पर मैसेज कर देना, ठीक है। मेरे हिसाब से अच्छे से पढ़ रहे होंगे, नोट्स वगैरह बना रहे होंगे। इसी प्रकार से आपकी क्लासेस रेगुलर चलती रहेगी, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो। जो लाइव सेशन रहे उसमें आप डाउट सॉल्यूशन भी पूछ सकते हो। कई बार स्टूडेंट्स कवर नहीं कर पाते हैं, अटेंड नहीं कर पाते हैं लाइव क्लास को, तो बाद में भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट सेशन के साथ में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान साथियों।